एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है बेसिकली माइंड वेंटिलेशन का। ये एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन एमसीक्यूज के माध्यम से कुछ कुछ टॉपिक भी क्लियर करेंगे। करीब 60-70 एमसीक्यूज है। आज कुछ देखेंगे, कुछ कल देखेंगे, ठीक है। तो जो रेगुलर क्लास में छूट गया उन सारी बातों को इन एमसीक्यूज की मदद से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से जवाब देते जाइएगा। वैसे तो आंसर सब में लिखा हुआ है, खुद भी अपना दिमाग लगाइएगा। At a place in mind where the working is going on, the air shall not contain less than 40% of oxygen। 19% से कम ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। सबको पता है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्या है, ठीक है। अगला देखते हैं, CO2 के लिए कितना है? 0.5% है, पता ही है सबको। तो कितना परसेंट ज्यादा CO2 नहीं होना चाहिए? 0.5% से ज्यादा CO2 नहीं होना चाहिए। जहां पे आपका ऑक्सीजन का दिया है वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया है। At a place where the wet bulb temperature exceeds 30.5 डिग्री सेल्सियस, जहां कहीं भी आपका वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, अरेंजमेंट शैल बी मेड टू वेंटिलेट दैट प्लेस विद करंट ऑफ एयर मूविंग एट स्पीड नॉट लेस देन। वेट बल्ब टेम्परेचर जहां कहीं भी 30 डिग्री सेल्सियस से 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तो हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि आपका जो एयर करंट जो बह रहा है उसका स्पीड किससे कम ना हो, 1 मीटर पर सेकंड से कम ना हो। आगे देखिए क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस सर्कुलर, नोटिस हैज बीन सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर इमीडिएटली व्हेन परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एक्सीड्स। डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से रीजनल इंस्पेक्टर को आप तुरंत नोटिस भेजेंगे, कब? जब आपका इनफ्लेमेबल गैस कितने परसेंट से ज्यादा हो जाए। सर्कुलर जो आपका सर्कुलर है 5/1966, इसमें दिया हुआ है, नोटिस हैज बीन सेंड टू forthwith regional inspector if percentage of inflammable gas in the return airway exceeds 0.75%। 0.75% से एक्सीड करा, हाँ रिटर्न साइड में जैसे एक्सीड करा, आप क्या करेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेज देंगे। एक कोई मुझे पूछा था कि सर शाफ्ट जो सिंकिंग शाफ्ट है उसमें कितने मीटर के बाद में हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे? तो डीजीएमएस इंस्ट्रक्शन जो है 20/11/2007 के अकॉर्डिंग सारे शाफ्ट जो 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ पे, 30 मीटर से ज्यादा सिंकिंग शाफ्ट मतलब जिसकी खुदाई हो रही है, खुदाई का काम चालू है, जो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ, तो जो सिंकिंग शाफ्ट है जिसका खुदाई हो रहा है, अगर वो 30 मीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, वहां पर आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर या मैकेनिकल मीन से आपको वेंटिलेशन करना रहेगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ शाफ्ट। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इट्स ड्राइव एंड फिटिंग, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? मैकेनिकल वेंटिलेटर कौन सा है? रेगुलेशन नंबर 154, जहां पे आपको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के ड्राइव्स और फिटिंग के बारे में बताएंगे मुजफ्फर सर भी बताएंगे आपको। तो बेसिकली क्या होगा कि 10 मीटर जो ओपनिंग है शाफ्ट या इंक्लाइन के, उसके 10 मीटर के से कम में ना हो, ठीक है जी बात। ओके, ये मैं बताना चाह रहा था। बेसिकली जो आप केज या स्किप जो भी जो यूज कर रहे हैं उसमें आप क्या लगाते हैं? एयर लॉक लगाते हैं। ये मैंने क्लास के बीच में बताया था, एयर लॉक लगाते हैं। वो जो एयर लॉक है वो किस टाइप का रहेगा? तो ये 3 डिजाइन है, जिस डिजाइन का आप एयर लॉक यूज कर सकते हैं। ये नाम ही याद में रखिएगा, सर्कुलर 82/1966 के हिसाब से जो 3 नाम है वो नाम याद में रखिएगा। एयर How many days before installation of booster fan notice is required to be sent to regional inspector? बूस्टर फैन इंस्टॉल करने के कितने दिन पहले? जर्मन टाइप ज्यादा यूज होता है, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर को बूस्टर फैन इंस्टॉल करने के कितने दिन पहले आप भेजेंगे? 7 दिन पहले आप नोटिस भेजेंगे। किसको? रीजनल इंस्पेक्टर को। इसका भी थोड़ा सा लिंक देख लेते हैं, कितने दिन पहले वो नोटिस भेजेगा? 7 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेगा जब भी उसको बूस्टर फैन इंस्टॉल करना रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहा है? द शिफ्टिंग ऑफ बूस्टर फैन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर shall be deemed to an installation of booster fan for the purpose of this regulation। ये जो रेगुलेशन में आपको बता रहे हैं कि अगर आप शिफ्ट करेंगे उसके पहले, मतलब क्या 7 डेज पहले, इंस्टॉलेशन के पहले आप किसको भेजेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को।
इंस्टॉल करने के 7 दिन पहले आप रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे। लेकिन अगर आप उसको शिफ्ट भी करते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको भी हम मान के चलेंगे कि आप बूस्टर फैन इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सारा प्रिकॉशंस रखेंगे जो एक बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन के लिए आपको जरूरत पड़ता है। चलो पिन चेंज कीजिए, ठीक है। तो बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन के लिए तो क्या समझ में आ रहा है, शिफ्टिंग और बूस्टर फैन, जो आपका बूस्टर फैन का शिफ्टिंग है उसको भी हम सेम चीज मान के चलेंगे, उसके लिए भी सेम सारा प्रिकॉशन होगा जो आप इंस्टॉलेशन के लिए लेते हैं। बूस्टर फैन होता क्या है, सबने पता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो कि हम बिलो ग्राउंड यूज माइन में यूज करते हैं। किसके लिए, बूस्टिंग होल करंट ऑफ एयर पासिंग अलोंग इनटेक और रिटर्न एयरवे। आप इनटेक में भी यूज कर सकते हैं और रिटर्न में भी यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के करता क्या है, पूरे के पूरे एयर को बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है बूस्टर फैन हमारा। ओके चल आगे देखते हैं। येलो कलर, सबका अपना अपना चॉइस है भाई, ठीक है। हाँ देखो, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन बूस्टर फैन शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन। एक जो कॉम्पिटेंट पर्सन है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन का कितने दिन में एग्जामिनेशन करेगा, एग्जामिनेशन कितने दिन में करेगा। चल हर कोई बता रहा, ये है 7 दिन वाले सही हैं, कुछ 14 डेज बता रहे हैं, तो चलो अच्छा है कि हमने स्लाइड को ले आए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। 14 डेज क्या चीज का है, आपका एयर क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट आप 14 दिन में एक बार करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का या बूस्टर फैन जो भी आप यूज कर रहे हैं, बूस्टर फैन हो, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर हो, ऑक्सिलरी फैन, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, उन सारे का जो एग्जामिनेशन होगा वो हर 7 दिन में होगा। अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को पता है, रेगुलेशन बढ़िया से पढ़ रखा है। ठीक है जी, बात वेंटिलेशन में बताया गया है सर, अच्छा है, बढ़िया है, रिवीजन हो जा रहा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं और बन सकते हैं। ठीक है, चलो स्टैंडिंग ऑर्डर, इसलिए मैंने रेगुलेशन का भी ले आया, चलो मैंने नहीं पढ़ा लेकिन आपने तो पढ़ा है ना, तो कम से कम आपका रिवाइज हो जाए, वेंटिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह मिल जाए। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आगे भी आएंगे, चाहे सर्कुलर के हो चाहे रेगुलेशन के हो, सब कुछ यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर इन इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाएगा भाई बताओ, स्टैंडिंग ऑर्डर कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए द मैनेजर ऑफ एवरी माइन, मैनेजर जो हर एक खदान का है वो क्या करेगा, जो भी इंस्टॉल करने के पहले क्या करेगा, वो 30 डेज पहले, 30 दिन पहले, अगर आप कोई मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बैठा रहे हैं ऑक्सिलरी फैन के अलावा, ऑक्सिलरी फैन के लिए बात नहीं हो रही, जैसे बूस्टर फैन आप बैठा रहे हैं या एग्जॉस्ट फैन जो बाहर में आप बड़ा सा जो पंखा बैठाएंगे, उसके पहले 30 दिन पहले आप रीजनल इंस्पेक्टर को स्टैंडिंग ऑर्डर भेजेंगे। सर्कुलर 53/1973 में आपको जूम करना है, 53/1973 में आपको फैन के स्टॉपेज के लिए क्या क्या स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, क्या क्या समझ में आया। 30 दिन पहले कोई भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बैठाएगा, ऑक्सिलरी फैन को छोड़ के, ध्यान रहे ऑक्सिलरी फैन को छोड़ के बाकी जो भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बैठाएगा उसको उसके 30 दिन पहले वो रीजनल इंस्पेक्टर को क्या भेजेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर भेजेगा 30 दिन पहले। ठीक है, अभी ध्यान दो, स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। सारे स्टैंडिंग ऑर्डर मैनेजर बनाते हैं क्या, इसका तो मैनेजर बनाता है, हाँ सारे स्टैंडिंग ऑर्डर मैनेजर बनाते हैं। ओके, सारे स्टैंडिंग ऑर्डर आपके मैनेजर ही बनाते हैं, जो कुछ भी रहेगा, वही ना पूछा था जी। नहीं चेंज हो रहा है भाई साहब, चलो आगे बढ़े, इधर देखिए, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि अगर आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाए, रेगुलेशन में नहीं है ये, सर्कुलर से लाया गया है, फैन अटेंडेंस शैल नॉट स्टॉप, देखो काम का ही चीज देखते हैं, फैन अटेंडेंस शैल नॉट स्टॉप द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एक्सेप्ट ऑन रिटन अथॉरिटी ऑफ मैनेजर और ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। जो आपका कौन है, फैन अटेंडेंट है, किसी भी कंडीशन में मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को बंद नहीं करेगा जब तक का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ना मिले, किसके द्वारा, मैनेजर ने जिस भी पर्सन को इस काम के लिए सौंपा है उससे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ना मिले। काम का ये है, एक्सेप्ट फ्रॉम सच इलेक्ट्रिक करंट शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल apparatus बिलो ग्राउंड एक्सक्लूडिंग ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल्ड बिलो ग्राउंड।
except from such apparatus as is situated in main intake or at the distance greater than 270 मीटर from nearest working place। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम कट ऑफ कर देंगे। कब? जब हमारा पंखा बंद हो जाए, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाए, तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसको बंद कर देंगे। खदान के अंदर में जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई आप दे रहे हैं उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे आपका ऑक्सिलरी फैन है उसको आप बंद नहीं करेंगे। अगर खदान के अंदर में आप ऑक्सिलरी फैन यूज कर रहे हैं तो उसको बंद नहीं करेंगे। दूसरा, वो सारे apparatus जो आप मेन इनटेक एयरवे में यूज कर रहे हैं, मेन इनटेक एयरवे में अगर कुछ apparatus यूज कर रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे। तीसरा, वर्किंग प्लेस के 270 मीटर के डिस्टेंस से ज्यादा है। बेसिकली आपको वर्किंग प्लेस को बचाना है, तो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग प्लेस के 270 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे है, उन तीनों चारों इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट का आप इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देंगे। किस केस में? जब आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाए। तीसरा, विड्रॉल ऑफ ऑल पर्सन प्रेजेंट बिलो ग्राउंड फ्रॉम वर्किंग प्लेस टू द नियरेस्ट मेन इनटेक। जो भी पर्सन खदान के अंदर में काम कर रहा है, जैसे एक पंखा बंद हुआ, बहुत काम का चीज है, ध्यान दीजिएगा, खदान में जनरली यूज होते रहता है, पंखा तो बंद हो ही जाता है ना जी, इलेक्ट्रिसिटी तो बाहर से कनेक्टेड है। तो ये काम का है कि अगर आपका पंखा बंद हो जाए तो जितने भी पर्सन वहां पे काम कर रहा है उसको आप पास में जो भी इंटेक है वहां पे ले जाएंगे, या फिर जो वर्किंग प्लेस है उससे 270 मीटर दूर पे कहीं पे ले जाएंगे। या तो जो भी नजदीक में इंटेक पड़ रहा है वहां पे ले जाओ, या फिर इंटेक आसपास में ना है तो वर्किंग प्लेस के 270 मीटर दूर तक ले जाओ। इफ वेंटिलेटर इज रीस्टार्टेड, अगर आपका वेंटिलेटर रीस्टार्ट होता है, दोबारा स्टार्ट होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के अंदर में दोबारा स्टार्ट हो जाता है कहीं पे, लेकिन कभी भी नहीं लेके जाता है। अच्छा, लेके नहीं जाता है, ठीक है यार, अब रेगुलेशन तो बोलता है ना, नहीं जाता उसको छोड़ दो, ठीक है। लेके जाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं कि धुआं वुआं भर रहा है फेस में, तब लेके जाते हैं जब एक्सट्रीम कंडीशन पहुंच जाते हैं। 1 घंटा वंटा तो फॉलो नहीं होता है, लेकिन ठीक है, रेगुलेशन जो बोलता है उस पर बात करेंगे, आपके एग्जाम में इसी पर बात होगा। इफ वेंटिलेटर इज रीस्टार्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर, जब आपका वेंटिलेटर 1 घंटे के अंदर में रीस्टार्ट हो जाए तो ऑल वर्किंग प्लेसेस शैल बी एग्जामिन्ड बाय ओवरमैन और कंपिटेंट पर्सन। अगर ये तो सारा बात हुआ जब 1 घंटे के, मतलब जो भी, अगर आपका पंखा 1 घंटे के अंदर अंदर रीस्टार्ट हो जाए, 3-4 चीजें हैं यार, देखो, एक तो बंद हुआ, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट को बंद करा, किन किन चीजों में और किन किन चीजों का, उस पर। दूसरा, पर्सन को विड्रॉ किया, उसके लिए कंडीशन। तीसरा, 1 घंटे के अंदर में अगर आपका पंखा चालू हो जाए तब क्या क्या चीजें आप करेंगे, और 1 घंटे के बाद में अगर चालू हो तब क्या क्या चीज करेंगे। ये 4 चीजों पर बेसिकली फोकस्ड है। तो अगर 1 घंटे के अंदर में चालू हो जाए तो कौन? ओवरमैन या कंपिटेंट पर्सन। जो भी कंपिटेंट पर्सन मतलब क्या हुआ कि मैनेजर जिस व्यक्ति को इस काम के लिए अपॉइंट किया वो क्या हो गया? कंपिटेंट पर्सन हो गया। तो वो दोनों में से कोई भी क्या करेगा? चेक करेगा इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस, ठीक है। एंड इफ मतलब बेसिकली एग्जामिन करेगा जो भी वर्किंग प्लेस है, अगर वो पा जाता है कि इनफ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस कहीं पे है। क्या हो गया जी? जबरदस्ती बजा ले रहे हैं, चलो ऐसा है क्या? ठीक है, तो इनफ्लेमेबल या नॉक्सियस गैस इन सेफ कंडीशन पर्सन्स में बी अलाउड टू प्रोसीड टू देयर रिस्पेक्टिव वर्किंग एरिया। एक तो एग्जामिन किया, एग्जामिन करने पे पाया कि सारा चीज नॉर्मल है, सेफ कंडीशन में है, जो भी गैस है वो खतरनाक स्थिति में नहीं है, तो सबको अपने काम में वापस से लगने बोल देगा 1 घंटे के अंदर में अगर आपका पंखा चालू हो जाए। लेकिन वेंटिलेटर हैज नॉट बीन रीस्टार्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर, अगर आपका पंखा बंद होने के 1 घंटे के अंदर अंदर में चालू नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सारे पर्सन को विड्रॉ कर लेंगे बिलो ग्राउंड से। जो भी अंदर में खदान में काम करने वाले सारे पर्सन को क्या करेंगे? बाहर ही निकाल लेंगे। फिर ये सारा बात नहीं बचा कि वर्किंग प्लेस के 270 मीटर में, आपको ऑप्शन में ऐसे ही देगा कि अगर आपका पंखा 1 घंटे के अंदर अंदर चालू नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? सारे पर्सन को इंटेक पे ले जाएंगे, सारे पर्सन को वर्किंग प्लेस के 270 मीटर पे रख लेंगे, सारे पर्सन को खदान से बाहर निकाल देंगे। ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको बना के दे सकता है। तो हर एक चीज का अलग अलग है। बंद होते साथ में आपको सबसे पहला काम उनको इंटेक में लेके जाना है या वर्किंग प्लेस से 270 मीटर दूर में लेके जाना है, बंद होते साथ में किया जाने वाला काम। अगर वो चालू, जो आपका पंखा है वो 1 घंटे के अंदर अंदर में चालू हो जाता है,
चालू हो जाता है, तब क्या करेंगे, जो आपका ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन है गैस की जांच करेगा, गैस अगर परमिसिबल लिमिट में, सेफ लिमिट में है तो सबको काम करने दे देगा। 1 घंटे के अंदर में चालू नहीं हुआ तब क्या करना है, 1 घंटे के अंदर में चालू नहीं हुआ तो सबको भाई चलो निकलो बाहर, खतरा है, सबको बाहर निकालेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हेन वेंटिलेटर हैज बीन रीस्टार्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 hour from the time of its stoppage, all working places in the mine shall be re-examined by an overman or competent person. लास्ट चीज क्या है, एक तो ये हमने बाहर निकाल लिया, जब 1 घंटे के बाद में दोबारा चालू हो जाएगा, खदान से सारा बाहर निकल गया, आदमी लोग बाहर निकल गया, लेकिन अगर 1 घंटे बाद में दोबारा, हमको तो खदान तो हमारा 8 घंटे का है ना जी, खदान तो दोबारा चालू करना ही है, तो जब दोबारा चालू करना रहेगा तो क्या होगा, 1 घंटे के बाद में दोबारा से हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे गैस का। कौन करेगा गैस का चेक, आपका जो भी मतलब माइन का बेसिकली आप एग्जामिन करेंगे, ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन उसका एग्जामिनेशन करेगा। चलो आगे देखते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर स्पेसिफाई द एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ, स्टैंडिंग ऑर्डर इन द केस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर द एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ, किस इवेंट में, स्टॉपेज ऑफ वेंटिलेटर, अगर आपका पंखा बंद हो जाए उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक्शन जो है वो लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसको देखिए ध्यान से कीजिए। अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस सर्कुलर मिनिमम थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग शुड बी, डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से, डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मिनिमम थिकनेस कितना होगा, 25 बता रहे हैं भाई साहब। 25 और 15 जो था वो रेगुलेशन के हिसाब से था, रेगुलेशन के हिसाब से था। ठीक है, इसमें क्लियर कट लिख दिया है कि सर्कुलर के हिसाब से क्या होगा, तो वो होगा 38 सेंटीमीटर। कोई पूछ भी रहा था बार बार कि सर 38 कब होता है, तो डीजीएमएस सर्कुलर में लिखा हुआ है। कौन से सर्कुलर में, 42/1964 में। नहीं लाया क्या, चलो क्लास में तो बताया ही था। ठीक है, एज पर रेगुलेशन 25, हाँ एज पर रेगुलेशन 25, उस रेगुलेशन में भी दो चीजें हैं, एक है आपका 25 और एक है आपका 15। 25 कब, जब आप सिंपल कंक्रीट और ब्रिक यूज करेंगे, 15 कब, रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, सरिया वगैरह यूज करेंगे, तो वैसे में 15 में भी आपका काम चला जाएगा। एक और स्टॉपिंग होता है, वो कितना मीटर का होता है, आइसोलेशन क्या, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, वो होता है आपका 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 1 मीटर। ये 4.5 मीटर क्या है, इनकम्बस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल। 1 मीटर का आपका स्टॉपिंग बनेगा, 4.5 मीटर का गैप रहेगा, और 1 मीटर का वापस से आप स्टॉपिंग जो भी बनाएंगे, बीच में 4.5 मीटर का गैप बनाकर उसमें इनकम्बस्टिबल मटेरियल डालेंगे। ठीक है जी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। What shall be the minimum velocity of air at a maximum span of long wall phase in 3rd degree of gaseous seam? हाँ, टोटल 6.5 मीटर हो गया। ठीक है, चलो हाँ इसमें बताओ 75 मीटर। चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी है कुछ कुछ, वैसे क्लास में तो मैंने बताया था। देखो क्या बोला है, 3rd डिग्री बोला था, और लॉन्ग वॉल फेज पे, लॉन्ग वॉल फेज के मैक्सिमम स्पैन पे बोला था, लॉन्ग वॉल फेज के मैक्सिमम स्पैन पे बोला था, तो कितना होगा, 75 मीटर होगा, 75 मीटर होगा। इसको शॉर्ट में याद रखते हैं, शॉर्ट में याद रखते हैं। देखिए एक तो हुआ 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। इमीडिएट आउटवे ऑफ वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, जो आपके फेस के तुरंत बाद में कितना रहेगा, 30। ये तो सबको याद रहता है, 1st, 2nd, 3rd डिग्री आपके वेंटिलेशन कनेक्शन के तुरंत बाद में कितना रहेगा, 30 जो है मीटर पर मिनट रहेगा। यूनिट भी याद रखिएगा, यूनिट में कंफ्यूज नहीं होने का है, मीटर पर मिनट, ये तो याद रहेगा। दिक्कत कहां पे होता है, बाकी सबको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, आसान तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। एक है आपका 4.5 मीटर, एक है आपका 7.5 मीटर, और दूसरा है आपका लॉन्ग वॉल फेस, लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पैन, जो भी लॉन्ग वॉल फेस ऐसे याद रख लीजिए, 4.5 मीटर, 7.5 मीटर लॉन्ग वॉल फेस। तो 4.5 मीटर पे कितना है, 30, 4.5 मीटर पे कितना है, 30 है, 7.5 मीटर पे कितना है, 15 है, और लॉन्ग वॉल फेस पे कितना है, 60 है। ठीक है, तो देखो 30 है,
15 है और 60 है। लॉन्ग वॉल पे कितना है, सबसे ज्यादा है, और 4.5 मीटर पे 30 है। बेसिकली आपका फेस से 4, ऐसे याद रख लीजिए, फेस से 4.5 मीटर, लाइन वाइन को याद मत रखिए, जस्ट ऐसे याद रख लीजिए, फेस से 4.5 मीटर पे कितना, 30 मीटर, जो डक्ट है उसके 7.5 मीटर दूर पे कितना, 15, लॉन्ग वॉल के मैक्सिमम स्पैन पे 60। ठीक है, ये कब, जब आपका फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रहेगा। ध्यान रहे, कंफ्यूजन यहीं पे होता है, आदमी इसको फर्स्ट डिग्री का मान लेता है और सेकंड थर्ड के लिए इस वाले कंडीशन को मान लेता है, तो नहीं, पहला वाला जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों डिग्री के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थर्ड डिग्री में क्या होगा, 2-3 बार ऐसा लिखेंगे ना, आराम से याद हो जाएगा। थर्ड डिग्री में क्या होगा, इसमें आप 15 प्लस कर दीजिए, इसमें आप 10 प्लस कर दीजिए, इसमें भी आप 15 प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 45, ये हो गया आपका 25, और ये हो गया आपका 75। तो ये थर्ड डिग्री के लिए हो गया। थर्ड डिग्री में वही सारी जगह 4.5 मीटर, 7.5 मीटर लॉन्ग वॉल फेस के जो मैक्सिमम स्पैन है उसमें, तो 30 का हो गया 45, 15 का हो गया 25 और 60 का हो गया 75। ठीक है, रेड यूज कीजिए, नहीं दिख रहा है क्या जी? चलो कोई बात नहीं, बोल भी तो रहा हूं यार चिल्ला चिल्ला के। चलो ठीक है, तो अभी आगे हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, क्वेश्चन में हमको पूछा था, किधर गया, ये थर्ड डिग्री बोला था और मैक्सिमम स्पैन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस बोला था। तो थर्ड डिग्री मैक्सिमम स्पैन सबसे ज्यादा कहीं पे है तो यहीं पे है थर्ड डिग्री, और लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पैन पे, तो वो है 75। ठीक है जी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं क्या बोला है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एयर इन वेंटिलेशन शाफ्ट वेयर मेन वाइंडिंग इज नॉट कैरिड आउट। एक और मैंने आपको सर्कुलर का बताया था, ये वाला बताया था। ठीक है, ये वाले में क्या बताया था कि एक जो आपका रेगुलेशन में दिया है वो तो ठीक है, लेकिन सर्कुलर 42/1974 में भी आपको वेंटिलेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है अलग अलग जगह पे। इसको भी मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था, 15, 12, 8, 6, 4। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 15, 12, ये डेटा तो याद रहता है, कौन सा डेटा किस कंडीशन में यूज होता है, यहां पे कंफ्यूजन होता है। तो सबसे वो पहले वाले में क्या हो रहा है, आपका शाफ्ट जिसमें, ठीक है, वाइंडिंग इक्विपमेंट इन फैन ड्रिप नॉट प्रोवाइडेड विथ, ठीक है, वेंटिलेशन शाफ्ट, बस ये शाफ्ट को याद रखिए, बाकी सबको भूल जाइए, शाफ्ट। ठीक है, सब में शाफ्ट की बात हो रही है, इसमें भी फिर दिक्कत है। ठीक है, शाफ्ट की बात हो रही है, तो पहला वाला कंडीशन क्या है, जहां पे आपका कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, वाइंडिंग वगैरह का कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो वहां पे कितना है, 15, सबसे ज्यादा उसी में है। वेंटिलेशन शाफ्ट जहां पे आपका वाइंडिंग इक्विपमेंट वगैरह तो है, लेकिन वहां पे मेन वाइंडिंग नहीं होता, पर्सन आना जाना नहीं करते, सेकंड कंडीशन। थर्ड वाले में जहां पे वाइंडिंग इक्विपमेंट भी है, पर्सन आना जाना भी करता है, उस कंडीशन में कितना होगा, ये थर्ड हो गया, जहां पे मेन वाइंडिंग भी होता है, मेन होस्टिंग होता है, या हॉलेज रोड वगैरह है। तीसरा क्या है, जो भी दूसरे रोडवेज है वाइंडिंग के अलावा, या जहां पे पर्सन आना जाना करता है उसके अलावा जो दूसरा रोडवे है। तीसरा जो कन्वेयर रोड है, ठीक है, जो कन्वेयर रोड है या लोडिंग पॉइंट है, ट्रांसफर पॉइंट है। फिर वर्किंग फेस इन डेवलप्ड और डिप्लेरिंग और स्टॉपिंग एरिया इंक्लूडिंग लॉन्ग वॉल फेसेस। वर्किंग फेस जहां पे बेसिकली जो कि क्या है, डेवलपिंग स्टेज में है या डिप्लेरिंग स्टेज में है, या फिर स्टॉपिंग एरिया इंक्लूडिंग जहां पे काम नहीं भी हो रहा है। ठीक है, स्टॉपिंग एरिया मतलब लॉन्ग वॉल फेस का जो स्टॉपिंग एरिया है। ठीक है, नीचे के पॉइंट को थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन उटपटांग है तो और भी आपको क्लिक हो जाए, 1-2 बार पढ़ेंगे, मुझे लगता है आपको तो 4 ऑप्शन देखना है ना, याद तो कुछ करना नहीं है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, हाँ इसका यूनिट मीटर पर सेकंड लिखा है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, मैक्सिमम की बात हो रही है। ठीक है, क्या समझ में आया, एक वाइंडिंग शाफ्ट जहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली है वो। दूसरा जहां पे आपका क्या है ना, दूसरा जहां पे आपका इक्विपमेंट वगैरह तो है लेकिन आदमी आना जाना नहीं कर रहा है। तीसरा जहां पे इक्विपमेंट भी है, आदमी भी आना जाना कर रहा है। तीसरा रोडवे, अदर रोडवे, जो वाइंडिंग शाफ्ट के अलावा जो दूसरा रोडवे है। तीसरा जो आपका इन सारी चीजों के अलावा बाकी आपका जो लोडिंग पॉइंट है, ट्रांसफर पॉइंट है, कन्वेयर बेल्ट जहां पे बैठा है, उन सारे पे क्या होगा। तीसरा चीज वर्किंग फेज जहां पे डेवलपिंग या डिप्लेरिंग है हो रहा है, या फिर जो लॉन्ग वर्क फेज का जो स्टॉपिंग जहां पे है वहां पे कितना होगा। बाकी ये सारा डेटा तो आपको याद रहेगा ही, याद नहीं भी रहेगा तो 4 ऑप्शन में से देख के तो आप क्लिक कर ही लेंगे आराम से। 15 है, फिर 12, 8, 6, 4, 4। क्या हो रहा है, जब कुछ ना था तो 15, एक आध चीज बढ़ा तो 12, फिर कुछ चीज बढ़ा तो 8, ऐसा कम होते जा रहा है। ठीक है, चल अभी देखते हैं
ये वाला क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एयर इन द, ये बताया था मैंने क्लास में भी बताया था, अभी दोबारा से चीजें रिवाइज हो रही है। वेंटिलेशन शाफ्ट वेयर मेन वाइंडिंग इज नॉट कैरिड आउट, वेंटिलेशन शाफ्ट जहां पे आप मेन वाइंडिंग नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट केस क्या था, जहां पे सिर्फ